स्वागत है आपका। पहला टेक बाज़ार की चाल पर ही हम लेना चाहेंगे क्योंकि बाज़ार की चाल में ज़बरदस्त तब्दीली 24,500 के पार अब कारोबार भी हो रहा है और एक वक्त बाज़ार में हमने देखा जहां पर पूरे दिन के लिहाज से एक लो टच हुआ, लेकिन वहां से फिर शानदार एक बाउंस बैक आता हुआ। लेकिन क्या कहेंगे इस बाज़ार की चाल में जो कि बहुत उतार चढ़ाव, बहुत वॉलेटाइल है आज का सेशन? धन्यवाद कविता, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारी तरफ से। जब से हमने 24,350 के ऊपर कामकाज करना शुरू किया है, मेरे ख्याल से पिछले एक दो दिन में, तब से एक बात तो निश्चिंत तरीके से संभावना पूर्वक लग रही है कि ऊपर के तरफ के दायरे धीरे धीरे करके अब और बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि आज भले ही थोड़ा बहुत शुरुआत में कमजोरी दिखाई दी, लेकिन पिछले मेरे ख्याल से एक घंटे में जो शानदार मजबूती बाजार ने दिखाई है, दिग्गज शेयरों में जिस प्रकार से खरीदारी हुई है, और खास करके अभी आपके सहयोगी जो आईटी क्षेत्र की सूचकांक और शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वेटेज आईटी क्षेत्र का कुछ ज्यादा है निफ्टी में। और फलस्वरूप ये है कि हम मेरे ख्याल से बहुत 24,600 के पार जाने की पूरी पूरी संभावना लग रही है। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कविता के, वोलेटिलिटी इंडेक्स जो इंडिया विक्स, वो अगर 12 के आसपास आता है तो मेरे ख्याल से ये और सहारा देगा बाजार को ऊपर जाने के लिए। लेकिन इस प्रकार की मजबूती हमें बहुत ही सकारात्मक सा रुझान देती है। और 15 के पार जो इंडिया विक्स है कविता, वो थोड़ा बहुत उठापटक जिसे हम कहते हैं बाजार में वोलेटिलिटी, वो थोड़ी बहुत हावी हो सकती है। लेकिन हर एक गिरावट में पिछले 3-4 दिनों से, हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत से सोमवार से अगर आप देखें तो हर एक निचले स्तर पर खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। और विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से जो बिकवाली है उसका आंकड़ा भी नीचे आ रहा है। तो शायद इंडिया विक्स थोड़ा बहुत और सहारा दे, तो हो सकता है हम 24,700 24,800 की तरफ जा सकते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ जो है जुड़ गए हैं, लेकिन वरुण जो है वो डीवीस लैब्स के बारे में हमसे बातचीत करने वाले हैं। तेज गिरावट का सेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वरुण बताइएगा क्या वजह आप बता रहे हैं? देखिए, नो डाउट डीवीज में आज गिरावट देखने मिल रही। इसका कारण है नोवार्टिस। दरअसल हुआ ये है कि नोवार्टिस की एक दवा है एंट्रेस्टो नाम की, जो कि इनकी हार्ट फेलियर की बेसिकली दवा है, और इसके जेनरिक वर्जन जो है उसको लॉन्च के खिलाफ दरअसल इन्होंने अपील की थी, और यूएस अपील्स कोर्ट जो है उन्होंने इनकी अपील जो है उसको खारिज कर दिया है। दरअसल जुलाई 2024 में एमएसएन को इसका जेनरिक वर्जन लॉन्च करने के लिए यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला था। उसके बाद नोवार्टिस ने इस कंपनी के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया था, और दरअसल जो यूएस में फेडरल जज है और जो डिस्ट्रिक्ट जज है, उन्होंने ऑलरेडी इस अपील को खारिज किया था, और अब यूएस की जो अपील्स कोर्ट है उन्होंने भी इनकी जो अपील है कि जेनरिक वर्जन को लॉन्च नहीं किया जाना चाहिए, इसको खारिज कर दिया है। तो ये एक सेटबैक नोवार्टिस के लिए है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस डीवीज के लिए भी है, क्योंकि डीवीज का नोवार्टिस के साथ एक सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट है, और डीवीज का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें, यानी कि जो सीडीएमओ पोर्टफोलियो है उसमें एंट्रेस्टो जो है वो सबसे बड़ा ड्रग है। इनकी कुल सेल्स में एंट्रेस्टो से करीब करीब 8% के आसपास की आय आती थी, और सीडीएमओ सेल्स जो है उसमें एंट्रेस्टो का कंट्रीब्यूशन करीब 19% के आसपास का था। ये अगर जेनरिक वर्जन लॉन्च हो जाता है तो इसका डीवीज के जो ओवरऑल ईपीएस है FY27 का, उस पर 10% के आसपास का इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसे स्ट्रीट मान के चल रहा है। हालांकि क्योंकि इसके पहले 2 बार इनकी अपील खारिज हो चुकी थी, तो स्ट्रीट पे ज़्यादातर एनालिस्ट ये मान रहे थे कि शायद अब जेनरिक वर्जन आने ही वाला है। तो ये जो यूएस अपील्स कोर्ट के जो डिसीजन आया है, वैसे तो कोई शॉकर नहीं है, लेकिन हाँ नेगेटिव ज़रूर है, और इसका ही आप इम्पैक्ट देख रहे हैं कि डीवीज लैब की इस खबर के बाद पिटाई हो रही है। चलिए गौरांग, आपका कुछ शुक्रिया वरुण। गौरांग के साथ भी जुड़ते हैं। गौरांग, क्या टेक आप देना चाहेंगे? कविता, ये पूरा जो फार्मा क्षेत्र है या फिर दवाई उत्पादन करने वाली कंपनियां, जहां पर जेनरिक्स, एपीआई और खास करके सीडीएमओ सेगमेंट, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग के नाम से जानते हैं, सीडीएमओ कंपनीज, उसका फायदा मिलेगा। हाँ, खबर को लेकर के थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति बिल्कुल है कविता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये छोटी अवधि या मध्यम अवधि के लिए है। लंबी अवधि का अगर आपका निवेश है, पहले तो बने रहें, और अगर आप निवेश करने का मन बना रहे थे गिरावट पर,
तो ये जो 3-3.25% के आसपास की गिरावट जो हमें दिख रही, वो एक अच्छा मौका है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। तो अब बात करते हैं आरबीआई पॉलिसी की और क्या आरबीआई दरों में कटौती करेगा। और एक्सपर्ट पोल इसको लेकर क्या कहता है, गौरव जावलकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, बताइएगा। तो आरबीआई की पॉलिसी की अगर बात करें तो एमपीसी की मीटिंग कल खत्म होने वाली है, और अगर हम पॉलिसी रेट्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि कहीं पे पॉलिसी रेट जो है वो वैसे ही अनस्टेबल रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पिछले पॉलिसी मीट और इस पॉलिसी मीट के दौरान क्या क्या हुआ है। सबसे पहली बात तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 6% से भी ज़्यादा चला गया था। 14 मंथ हाई लेवल पे ये जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो हमने देखा था। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ की, तो सेकेंड क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ नंबर था वो एक डिसअपॉइंटिंग नंबर हमें देखने को मिला था 5.4% पे, जो कि 7 क्वार्टर लो लेवल पे था। तो इसी के चलते हुए एक थोड़ा एम्बिग्विटी था कि कैसे आरबीआई इस सब चीज़ों को कंसिडर करेगा। बट एक्सपेक्टेशन ऐसे है 81% इकोनॉमिस्ट का कि आरबीआई इस क्वार्टर में भी कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट कट जो है वो नहीं करेंगे। इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे फोकस जो है वो अभी भी इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए रहेगा, क्योंकि आरबीआई ये बार बार कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो 6% या फिर 4% लेवल पे एक सस्टेनेबल बेसिस पे आना चाहिए। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन ऐसे भी है कि जैसे हमने देखा था कि ग्रोथ में कहीं पे एक कंसर्न देखने को मिला था, और इसी के चलते हुए कहीं पे लिक्विडिटी में एक ट्वीक जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो इंटरेस्ट रेट के अलावा दूसरे जो मेजर्स है जैसे सीआरआर रेशियो, एसएलआर रेशियो, वहाँ पे एक ट्वीक देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें सीआरआर रेशियो की, तो ये प्री कोविड लेवल में कहीं पे 4% के लेवल पे थे, जो कि बढ़ाकर 4.5% पे किए हैं। तो अभी एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि ये जो सीआरआर रेशियो है उसमें कहीं पे 25 to 50 बिप्स का जो कट है वो हमें आरबीआई की तरफ से देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से सिस्टम में 1 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा कोई भी कमेंट्री जो कि डॉलर जैसे हमें पता है कि स्ट्रेंथन हो रहा है और इसके चलते हुए आईएनआर जो है वो वीक होते जा रहा है, तो उसके चलते हुए कुछ भी कमेंट्री रहेगी आरबीआई की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। इसी के साथ साथ जैसे हमने देखा है कि जो जीडीपी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे भी चेंजेस होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो वहाँ पे कैसे आरबीआई की कमेंट्री रहेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और आखिर में मिस्टर शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है, उनका टेन्योर खत्म होने वाला है 10 दिसंबर को, तो उनके ऊपर कुछ भी कमेंट्री रहेगी कि टेन्योर जो है उसको कहीं पे एक्सटेंशन मिल सकता है या आगे जाके कैसे पाथ रहेगा आरबीआई गवर्नर का, तो वहाँ पे ये कमेंट्री देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बट एक्सपेक्टेशन ओवरऑल अगर हम बात करें रेट कट्स की, तो इस मीटिंग में भी हमें रेट कट जो है वो शायद से नहीं देखने मिलेंगे। शुक्रिया गौरव। गौरांग, आपके पास आएंगे और चलिए तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही आज जिस तरह से मुनाफा वसूली हमें पीएसयू बैंकिंग पैक में भी दिखाई दे रही है, ओवरऑल बताइएगा कैसे आप समझ पा रहे हैं। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में कल हमारा भी अनुमान ये है कि ब्याज दरों में तो कटौती नहीं होगी, लेकिन हाँ नकदी बढ़ाने के लिए शायद सीआरआर में कटौती हो सकती है, जिस तरीके से थोड़ी दिक्कत हुई है। और सरकारी बैंकों की सूची में कविता, मैं छोटी मध्यम अवधि की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और इंडियन बैंक, इन सब पर खरीदारी की राय है। और